हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है और इस स्थिर वैद्युतिकी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेक्चर के बारे में हम बात करें वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हमने उन बच्चों का विशेष ध्यान रखा है जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम में समझ में नहीं आता है और कई वीडियो लेक्चर्स हैं जिनमें केवल इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा, आपको हिंदी वहां पर नहीं मिलेगी। तो हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए हैं और ये सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के अंदर जो भी लेक्चर्स होंगे वो हिंदी मीडियम में ही होंगे। तो आपको इसमें टेंशन लेने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी असुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे आप चैट कर सकते हैं। जितेंद्र सर कोटा के नाम से आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी आप अपनी प्रॉब्लम दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है shrikar@gmail.com, वहां पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, स्थिर वैद्युतिकी को हम समझेंगे आगे, लेकिन इसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं या कुछ क्वेश्चंस आप कह लीजिए, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप अपने बालों में कंघी करते हैं, डेली आप कंघी करते हैं अपने बालों में, तो आपके जो बाल हैं वो उस कंघे में चिपक जाते हैं। होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं वो ये है कि आप जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा करंट लगा हो, होता है कभी कभी ऐसा कि काफी ज्यादा करंट लग जाता है उस इंसान को, तो ऐसा होता है कि उसके जो बाल है ना, यहाँ के जो बाल हैं या जो सिर के बाल हैं, वो सब खड़े हो जाते हैं। होता है ऐसा? तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों उसके बाल खड़े हो जाते हैं? आपने ये भी किया होगा कि कोई बलून लिया होगा, गुब्बारा लिया होगा और गुब्बारे को जब आपने घिसा होगा किसी चीज से और घिस कर आप उसको दीवार पे टच कर देते हैं, करते हैं आप ऐसा, तो वहां पर वो दीवार पे क्यों चिपका रह जाता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता? क्या रीजन है इन सब के पीछे? तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। इन 3 क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे देंगे और इसी पर बेस्ड है ये चैप्टर। तो इसी चैप्टर के अंदर इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे नाम लिखा है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब आप क्या समझे? जो कि स्थिर हो, स्थिर अवस्था, और वैद्युतिकी। वैद्युतिकी जो वर्ड आपको मिल रहा है, इस वैद्युतिकी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। स्थिर का मतलब होता है स्थिर अवस्था और वैद्युतिकी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है, इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही विद्युत को उत्पादित करने का कारण होता है। इलेक्ट्रॉन ही विद्युत को उत्पादित करने का कारण होता है, इसलिए यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है। यहां पे वैद्युतिकी का मतलब इलेक्ट्रॉन है या ऐसी वैद्युतिकी जो स्थिर अवस्था में है या रुकी हुई है। आप देख रहे हैं स्थिर, स्थिर का मतलब स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, ऐसी वैद्युतिकी। तो ऐसी वैद्युतिकी के लिए मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज में लिया है वो है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है वो इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहेगा और स्थिर अवस्था में रहने के कारण ही हम इसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी एक्चुअल में है क्या बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम
इलेक्ट्रॉन का स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स का स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। समझ में आया? तो ये है स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी जो है उसका जो बेस होता है या उसका जो आधार होता है वो क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी का जो आधार होता है वो होता है आवेश। क्या होता है? आवेश होता है। स्थिर वैद्युतिकी का जो आधार है उसको हम आवेश कहते हैं। अब ये आवेश क्या चीज है, होता क्या है आवेश, इसको हम समझते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युत या चुंबकीय बल का अनुभव करता है या इन्हें उत्पन्न करता है। आवेश की जो डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं यहां पे। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युत या चुंबकीय बल अनुभव करता है या इन्हें उत्पन्न करता है, उसी को हम आवेश कहते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ के क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का गुण है। आवेश पदार्थ का गुण है, लेकिन किस तरह का गुण है? एक ऐसा गुण है पदार्थ का जिसकी वजह से चुंबकीय बल या वैद्युत बल या तो किसी पर आरोपित हो सकता है, किसी पर लग सकता है, या वो खुद उस चुंबकीय बल या वैद्युत बल को अनुभव करता है। ऐसे गुण को पदार्थ का आवेश कहते हैं। समझ में आया? इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर मैं दो वस्तुएं ले रहा हूं। पहली वस्तु मेरे पास है ए और दूसरी वस्तु मेरे पास है बी। मैंने कहा कि एक जो वस्तु है, इस ए वस्तु को मैंने आवेशित कर दिया है। ये एक आवेशित वस्तु है। और बी जो है वो अनावेशित वस्तु है। ठीक है, ए आवेशित वस्तु है और बी अनावेशित वस्तु है। आवेशित मतलब कि मैंने इसको चार्ज कर दिया है। जैसे आप कहते हैं ना कि आपने मोबाइल चार्ज कर लिया, तो मोबाइल चार्ज कर लिया इसका मतलब क्या होता है कि आपने मोबाइल को आवेशित कर लिया है। यही मीनिंग है। चार्ज का मतलब आवेशित करना होता है। तो यहां पर जब इसके ऊपर आवेश आ जाता है, तो आवेश आने के बाद क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है। आवेशित वस्तु के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं उस क्षेत्र को? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब भी कोई अनावेशित वस्तु आएगी, या आवेशित भी आ सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अनावेशित ही आए, आवेशित वस्तु भी आ सकती है, कोई दूसरी आवेशित वस्तु। तो आपकी मां, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है उसको हम देख लें। अनावेशित वस्तु को जब
इसके पास लाया जाता है तो ये इस तरह से अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है आवेशित वस्तु कि ये इस पर या तो चुंबकीय बल या विद्युत बल आरोपित करेगी। कौन सी वस्तु? आवेशित वस्तु, क्योंकि आवेश किस पर है? इस पर है आवेश। तो ये वस्तु इस अनावेशित वस्तु पर चुंबकीय बल या विद्युत बल आरोपित करेगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या अब मान लीजिए कि अगर यहां पे आवेशित वस्तु लाई जाती तो आवेशित वस्तु को लाने पर यह वस्तु उस चुंबकीय बल या विद्युत बल को अनुभव करती। सही है बात? क्योंकि अभी तो ये आरोपित कर रही है क्योंकि इसी का क्षेत्र है और यही आवेशित है। लेकिन अगर कोई दूसरी आवेशित वस्तु यहां पर आती तो वो वस्तु इस पर बल आरोपित करती और ये भी उस पर करती, दोनों एक दूसरे पे करती। तो वो वस्तु इस वस्तु पर बल आरोपित करती, चुंबकीय बल या विद्युत बल। तो उस अवस्था में ये उस बल को अनुभव करती। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है? इस बल को अनुभव करने के पीछे कारण क्या है? चुंबकीय बल और विद्युत बल को अनुभव करने के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण है वस्तु का आवेशित होना या आवेश का वस्तु पर होना। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, आवेश का वस्तु पर होना या वस्तु का आवेशित होना। उस आवेश के कारण ही ये वस्तुएं उस बल का अनुभव कर रही हैं या उस बल को किसी और वस्तु पर आरोपित कर रही हैं। समझ में आया? तो आवेश क्या है? एक तरह का एक गुण है पदार्थ का, जो कि वस्तु को आवेशित करने के बाद उसमें आता है। उम्मीद है ये तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से वस्तु आवेशित होती है और कैसे ये बल को, चुंबकीय बल को आरोपित करती है। मान लें कि अगर ये इसको अट्रैक्ट करना चाहती है, इसको खींचना चाहती है अपनी तरफ, तो बल को किधर लगाएगी? इधर बल को लगाएगी। और अगर ये इसको उधर धकेलना चाहती है तो बल को किधर लगाएगी? इधर लगाएगी, इस डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया कौन सा? आकर्षण का बल। और ये कौन सा हो गया? प्रतिकर्षण बल। ये है आकर्षण बल और ये है प्रतिकर्षण बल। तो मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि आवेश क्या होता है। अब इसी आवेश को ठीक तरह से समझने के लिए, इसको और अच्छे से एनालाइज करने के लिए मैं यहां पे एक अणु को लूंगा और उस अणु के द्वारा आपको समझाऊंगा कि उस अणु में किस तरह से आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है? ये मैंने दो परमाणु लिए हैं, ये पहला परमाणु है और ये दूसरा परमाणु है। क्लियर? ये पहला परमाणु और ये दूसरा परमाणु है। इस परमाणु के अंदर ये क्या है? इसको हम कहते हैं नाभिक। ये नाभिक है और ये भी नाभिक है। इस नाभिक के अंदर ये न्यूट्रॉन हो गया और ये हो गया प्रोटॉन। ये यहां पे इस पे प्लस आवेश होता है। ये न्यूट्रॉन हो गया और ये हो गया प्रोटॉन। बच्चों, मैं आपको बता दूं एक बात। पहले जो साइंटिस्ट हुए थे उन साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था उसको कहा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और उन्होंने ये कहा कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो उन्होंने आवेश को माना है इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर, ऋणात्मक और धनात्मक, ये केवल उनका अनुमान है, उनकी मान्यता है, उन्होंने ऐसा माना है और उन्होंने ऐसा बताया है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन पे प्लस हो और इलेक्ट्रॉन पे माइनस हो, लेकिन साइंटिस्ट ने यही उनको उपाधि दी है, या हम कह दें कि उनको एक तरह से लेबल लगा दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा और प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। अगर वो ये कह देते कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो धनात्मक है और प्रोटॉन पे जो आवेश है वो ऋणात्मक है, तो फिर वो ऐसा ही चलता। ठीक है, तो आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर? अब देखिए, परमाणु तो आप जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु को जिस तरह का होता है। परमाणु की ये जो कक्षा है वो बाहरी कक्षा है। कौन सी कक्षा है? बाहरी कक्षा है। ये दोनों बाहरी कक्षा है। अब यहां पर इस बाहरी कक्षा में मैंने माना है कि 1 2 3 4 5 और 6, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है और इस पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं इस परमाणु के बारे में। यहां पे आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर कैसे जाएगा? इसके बाहर जाने का पीछे कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट ये होता है कि जैसे आपको अपनी क्लास से किसी को बाहर फेंकना है, तो अभी तो खैर लॉकडाउन है, आप बाहर तो फेंक नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास में होते तो क्या करते? अगर आप क्लास के अंदर बैठे होते और आपको किसी को बाहर फेंकना होता तो क्या करते? फोर्स लगाते, उसको धक्का देते, फोर्स लगाते। जब आप उसको धक्का देते, फोर्स लगाते, तो क्या होता? आपकी एनर्जी वेस्ट होती कि नहीं होती? इसी तरह से अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए आपको इस परमाणु को क्या करना होगा? ऊर्जा देनी होगी। जब आप इस परमाणु को ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा और ऊर्जा को ग्रहण करके कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहां पे आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां पर आ गया तो अब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे नेगेटिविटी कम हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। अगर ऋणात्मक आवेश होता है तो यहां पर ऋणात्मकता क्या हो गई? कम हो गई। अगर ऋणात्मकता कम हो गई तो हम उसको दर्शाते हैं धनात्मक आवेश से। किससे दर्शाते हैं? धनात्मक आवेश से उसको हम दर्शाते हैं। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से बाहर चला जाता है तो वहां पर धनात्मक आवेश आ जाता है। आपको समझ में आया आवेश कैसे उत्पन्न होता है किसी परमाणु पर? इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से बाहर चला जाएगा तो वहां पे धनात्मक आवेश आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 आवेश। इस तरह से वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतने ही आवेश जमा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो धनात्मक आवेश जमा होंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वैसे वैसे धनात्मक आवेश जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वैसे वैसे धनात्मक आवेश बढ़ता जाएगा। समझ में आया? बात कर लेते हैं इसके बारे में, इस परमाणु के बारे में। यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कि कोई अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, जैसे कि
ये कोई बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको हम कहेंगे बाहरी इलेक्ट्रॉन। ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसकी बाउंड्री में आना चाहता है, यहां पर आना चाहता है, इसकी कक्षा के अंदर आना चाहता है। बाहरी कक्षा जो है, इस बाहरी कक्षा के अंदर वो आना चाहता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, मान लो कि ये यहां पे आ गया, तो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से यहां पे ऋणात्मकता बढ़ गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो क्या यहां पे ऋणात्मकता बढ़ गई? जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे क्या उतनी ज्यादा ऋणात्मकता बढ़ जाएगी? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पे एक ऋणात्मक आवेश बढ़ गया है। एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक ऋणात्मक आवेश बढ़ गया है। इस तरह से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे उतने ही ज्यादा ऋणात्मकता यहां पे बढ़ जाएगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो ऋण आवेश भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ऋण आवेश भी बढ़ेगा। ऐसा हम यहां पे लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से इसके ऑपरेशंस किए जाते हैं और चार्ज या जो आवेश है वो आवेश किस तरह से उत्पन्न होता है।